નમસ્કાર. આજના મુવમેન્ટ ફોર સેક્યુલર ડેમોક્રેસી એટલે સેક્યુલર લોકશાહી આંદોલનના ગુરુવારે મિટિંગને બધાનું સ્વાગત. નોબેલ પ્રાઇઝનું બધું એક સાથે મેડિસિનથી માંડીને ઇકોનોમિક્સ, ફિઝિક્સ, કેમિસ્ટ્રી, પીસ પ્રાઇઝ, સાહિત્યના લિટરેચરના પ્રાઇઝ એ બધા અનાઉન્સ થયો. આપણે જનરલી એક પરંપરા છે એમએસડી પ્લેટફોર્મમાં કે નોબેલ પ્રાઇઝ ઉપર આપણે લગભગ આપણે ચર્ચા કરતા રહીએ છીએ. આજે એ પરંપરાને જાળવી રાખીને આજે આપણે નોબેલ પ્રાઇઝના પહેલા ભાગ એટલે કે બધું નોબેલ પ્રાઇઝ નથી લઈ શકતા, પહેલા ભાગ આજે ચર્ચા આપણે કરીએ છીએ. एक्चुअली डिस्कशन तो हूँ फरी बार मारे हिंदी में मैंने जવું पड़े. आज हमारा मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी का प्लेटफॉर्म से हम नोबेल प्राइज़ जो अनाउंसमेंट हुआ है मेडिसिन और इकोनॉमिक्स, इसके ऊपर हम खास हम पार्ट 1 का चर्चा हम रख रहे हैं. जो मेडिसिन्स के ऊपर जो हुआ है, इट इज़ ए लिंक बिटवीन जो ये जो हैं हमारे जो साइंटिस्ट हैं, वो साइंटिस्ट का नाम है बड़ा स्वांते फाबो, इनको फाबो कहते हैं, इनको डॉक्टर फाबो म्यूनिच से जब आई थिंक फिर म्यूनिच, और उन्होंने एक अजीब सा एक कॉम्बिनेशन में एक का सीक्वेंस खड़ा किया. वो होमोसेपियन, नेंडरथल और बाकी जो है एक वो क्या नाम उसका, एक मिनट, दिनो, हाँ, ये बड़ा डेनिसोवंस, ये साइबेरिया का जो कॉम्बिनेशन है, तीनों जो ग्रुप्स है उसका उन्होंने एक प्रकार लिंक खड़ा किया. और ये बहुत ही रिसेंट अंडरस्टैंडिंग है एंथ्रोपोलॉजिकल में, जो पैलियन एंथ्रोपी कहते हैं इसको, बहुत ही रिसेंट अंडरस्टैंडिंग है. और रिसेंट अंडरस्टैंडिंग, रिसेंट रिसर्च है. ये पूरा होमोसेपियन आउट ऑफ अफ्रीका पूरा ख़त्म नहीं हुआ. आउट ऑफ अफ्रीका से मिलकर फिर यूरासिया में जो नेंडरथल के साथ होमोसेपियन का जो मिलन हुआ, फिर बाद में जो ये जो साइबेरिया में जो उनका साथ तो जो मिलन हुआ, जो क्या बोलते हैं इसको, उनका साथ में जो सिंथेसिस जो हुआ, उसी के बाद जो एक नया अभी हम जो ब्रीड्स जो हैं उसी का ब्रीड के हिसाब से हम आ रहे हैं. ये बहुत बड़ा लंबा स्टडी है. उन्होंने ये डॉक्टर और उसके साथ मेडिसिन, वो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग है एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज है और उसके साथ में मेडिसिन जोड़ा है. मुझे जो डॉक्टर दुर्गेश मोदी जो बोलेंगे वो भी जो मैंने बहुत इंटरेस्टिंग है. ये कोविड का दरमियान जो हुआ, कोविड के दरमियान में देखा गया जिसके अंदर में नेंडरथल का जो ये जीन्स हैं जो ये पाया गया, वो लोग मोर सस्पेक्ट ये थे, उन्होंने ज़्यादा ही ये उनको कोविड हो रहा था. इससे ये पूरा फाइंडिंग्स हुआ ऐसा बोला जा रहा है. तो ये तो हमारा हम जो एक प्रकार का मीथ है, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि जब ये मेडिसिन की बात भी है और एंथ्रोपोलॉजी की बात भी है और होमोसेपियन नेंडरथल की बात भी है, और हमारे साथ साथ चलता है कि भारत से कोई गया नहीं, भारत से ही सब गए हैं. भारत में कोई आया नहीं है. वो हरप्पन सिविलाइजेशंस हो या वो बाद में इंडस गैजेटिक सिविलाइजेशन हो, ये कोई बाहर से यहाँ से सब गए हैं, बाहर से कोई इधर आया नहीं है. ये जो एक रेशियल बात यहाँ चल रहा है, उसके सामने अभी जैसे ये अवार्ड हुआ, तो अवार्ड को ये एक साइंस ये वायर जो है उसने बोला कि बिटर पिल फॉर इंडियन रिविजनिस्ट, जो इनको बोला इंडियन रिविजनिस्ट जो है बिटर पिल है. भारत से ही सब गए हैं, नहीं, भारत में तबक्के आए हैं. दो मेन, एक हरप्पन वाले भी आए हैं और जो आर्यन वाले भी आए हैं, और तबक्के आए हैं, उनके सारे जेनेटिक फाइंडिंग मिल भी रहा है. तो इस तरह का ये डिस्कशंस है. तो ये बहुत ही वेरी इंटरेस्टिंग. साइंस किसको छोड़ता नहीं है. साइंस का बैरियर ना नेशनल का बैरियर होता है, बहुत बड़ा ग्लोबल बैरियर है. अगर बैरियर बोलते हैं, ग्लोबल फेनोमेना है, कोई नेशनल बैरियर रहता नहीं है. इसमें कोई नेशनलिज्म नहीं रहता है, कोई नैरोनेस नहीं रहता है. वो एविडेंस साइंस के ऊपर आधारित है, कल विश्वास से कुछ नहीं होता है. ये एक प्रकार का नोबेल प्राइज़ अचानक हमारे हाथ में आया. वेरी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स है, उसके बारे में डॉक्टर दुर्गेश मोदी चर्चा करेंगे. उसके बाद जो हमारा जो चर्चा रहेगा ऑन इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स में नोबेल जो मिला है तीनों को, उनके बारे में चर्चा होगा. अभी डॉक्टर दुर्गेश मोदी. यस, बहुत ऊपर नहीं.
नमस्ते दादा, मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी में बहुत दिनों के बाद फिर से मिलना हुआ. આ વર્ષનું જે નોબેલ પારિતોષિક મેડિસિન અથવા ફિઝિયોલોજી માટે જે વૈજ્ઞાનિકને અપાયું છે એમનું નામ છે ડૉક્ટર સ્વાન્તે પાબો કે ફાબો. મૂળે સ્વીડનમાં એમણે જન્મ લીધો. એ પછી जन्म उन्होंने स्वीडन में लिया. उसके बाद उन्होंने पढ़ाई स्विट्ज़रलैंड में भी की, जर्मनी में भी की. पोस्ट डॉक्टरल वर्क उन्होंने कैलिफोर्निया बर्कली में भी किया. उनका जो पोस्ट डॉक्टरल थीसिस है वो डॉक्टर एलन विल्सन के साथ उन्होंने अमेरिका में किया. उसके बाद से वो जर्मनी में अपनी फर्दर रिसर्च कर रहे हैं. 1990 से जिस शोध के लिए, जिस प्रोसीजर के लिए उनको ये नोबेल प्राइज़ इस साल का मिला है, उसके ऊपर वो 1990 से काम कर रहे हैं. और उनकी जो थीसिस है वो दैट वाज टू डिकोड द जीनोम ऑफ निएंडरथल्स. निएंडरथल्स आर द क्लोजेस्ट एक्सटिंक्ट होमिनिन्स ऑफ होमोसेपियंस. होमोसेपियंस माने हम आधुनिक मानवी जो अफ्रीका में अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख साल पहले अस्तित्व में आए. जिनके ऊपर उनकी रिसर्च थी वो निएंडरथल्स, जो भी अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख साल पहले अस्तित्व में आए. निएंडरथल्स और मॉडर्न ह्यूमंस दैट इज़ होमोसेपियंस का जो कॉमन एंसेस्टर है दैट इज़ बिलीव टू बी द कॉमन प्राइमेट. वो माना जाता है कि करीब 70 लाख साल पहले अस्तित्व में आए होंगे. उनमें से क्रमशः वानर और मनुष्य के जो रिलेटिव्स है, जो होमिनिड्स कहलाए जाते हैं, वो कालक्रम से अलग होते गए. जो क्लोजेस्ट रिलेटिव है वो माना जाता है कि अराउंड 7 लाख साल पहले अस्तित्व में आए. उनमें से क्रमशः डिस्टिंक्ट निएंडरथल्स 4 लाख साल पहले अस्तित्व में आए होंगे. निएंडरथल्स को निएंडरथल्स इसलिए कहा जाता है कि उनका जो पहले अश्मी है वो 1850 के दशक में जर्मनी के निएंडरथल वैली में से मिले थे. उनके जो अश्मी है, उन अश्मियों के आधार पे उनको निएंडरथल्स माना जाता है. वैसे ही दादा ने एक और होमिनिन की बात की, डेनोसोवियन. तो डेनोसोवियन is also our close relatives. They are believed to have gone extinct around 30,000 years ago. Their first archaeological evidence or paleontological evidence was found in Denisova caves in Siberia. So from the Denisova caves they are now known as Denisovians. तो डॉक्टर जो पाबो का जो वर्क है वो निएंडरथल्स के जीनोम को डिकोड करना. अभी ये निएंडरथल्स ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करने की जो प्रोसीजर है वो 1990 के शतक से 1990 के साल से शुरू हुई और उसका काम लगभग 1 दशक तक चला. ह्यूमन जीनोम को कम्प्लीटली सीक्वेंस करने का काम लगभग 10-11 साल चला. और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, उन्होंने अपनी फाइनल फाइंडिंग 2001 के साल में पब्लिश की थी. एंड दैट इन्फॉर्मेशन इज़ पब्लिकली अवेलेबल एट मल्टीपल साइट्स अक्रॉस द वर्ल्ड. जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, डॉक्टर स्वांते पाबो ने भी उसी समय से लगभग 1990 के दशक के शुरुआत के भाग से ही उन्होंने वही टेक्नोलॉजी निएंडरथल्स के जीन को सीक्वेंस करने में यूज़ किए. निएंडरथल्स के जीन को सीक्वेंस करने में सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है कि पहला, उनके अश्मी मिलना मुश्किल काम होता है. दूसरा, निएंडरथल्स हैव गॉन एक्सटिंक्ट एटलीस्ट 30,000 ईयर्स अगो. तो उनके जो अर्लीस्ट रिमेन्स हों वो भी कम से कम 30,000 साल पुराने होते हैं. तो उसमें काफ़ी डीके हुआ होता है. सेल्स इंटैक्ट नहीं मिल पाते हैं. सेल्स के अंदर का जो न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल है
वो इंटैक्ट नहीं मिल पाता है। और थर्ड प्रॉब्लम इसके साथ ये होती है कि उसका बैक्टीरियल और मॉडर्न ह्यूमन कॉन्टामिनेशन हुआ है। क्योंकि ये अश्मि इतने साल 30-40 हज़ार साल पुराने होते हैं, तो उसमें डीके की वजह से बैक्टीरिया का डीएनए मिक्स हुआ होता है। कई जगह पे ऐसा भी पाया जाता है कि जिस जगह पे अश्मि पाए गए हैं उसी जगह पे अगर ह्यूमन के भी, मॉडर्न होमोसेपियंस के अश्मि भी हो, तो दोनों अश्मियों की कंटामिनेशन होता है। प्लस जहाँ से अश्मि पाए गए हो वहाँ से किसी इंसान ने उठाकर उसको दूसरी जगह पे कोई इंसान उसको दूसरी जगह पे उठा के ले गया होता, तो जो ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है उसमें भी कंटामिनेशन हो सकता है। सो इट वाज रियली डिफ़िकल्ट टू decodify the Neanderthal genes from modern humans. So Dr. Svante Pabo's work is in that area. He invented and established new methods to classify, to sequence the Neanderthal genes, and with rigorous practice, multiple attempts and high standards, he set a process in place that could sequence the Neanderthal genes. Initially उन्होंने प्रयत्न किया, किसी भी प्राणी के शरीर में दो प्रकार का जेनेटिक मटेरियल होता है। हमारे मनुष्य के कोशों में भी दो प्रकार का जेनेटिक मटेरियल होता है। एक होता है न्यूक्लियर जीन्स, जो हमें उसमें से आधे न्यूक्लियर जीन्स हमें अपने फादर से मिलते हैं, आधे न्यूक्लियर जीन्स माता से मिलता है। तो उसमें माता और पिता के दोनों न्यूक्लियर जीन्स जो होते हैं उसका कॉम्बिनेशन अराउंड 50-50% कॉम्बिनेशन होता है। वो सेल के न्यूक्लियस में स्टोर हुआ होता है। इसके अलावा हमारे हर एक कोशों में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द स्टोरेज हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है वो हमें सिर्फ माता से प्राप्त होता है, माने माता ही अपने संतानों को ये डीएनए दे पाती है। माता जो डीएनए मेल बालक को देती है वो डीएनए लॉस हो जाता है, क्योंकि पिता वो नर बालक अपने संतानों को ये डीएनए नहीं दे सकता। सो दिस डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, गोज डाउन फ्रॉम मदर टू डॉटर लाइक दैट। न्यूक्लियर डीएनए होता है, उसमें हमारे सारी जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो न्यूक्लियर डीएनए में स्टोर्ड होती है, न्यूक्लियर जीन्स में स्टोर्ड होती है। उसमें 3 लाख बेस पेयर्स होते हैं और उसकी एक कॉपी होती है, एक फादर की साइड से एक मदर की साइड से। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होते हैं, उसमें सिर्फ करीबन 16,500 बेस पेयर्स होते हैं, लेकिन उसकी मल्टीपल कॉपीज़ होती है। तो डॉक्टर स्वांते पाबो ने जो काम किया वो इनिशियली वाज विथ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो मदर से मिलता है। क्योंकि उसकी अनेक कॉपीज़ होती है तो उसको अनेक कॉपीज़ में से धीरे धीरे करके डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना ईजियर होता है। ही वर्कड ऑन दैट फॉर अराउंड 10 years। उसके बाद जब टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ी और दुनिया के अलग अलग भाग में से और निएंडरथल्स के अश्मि मिलते गए, उन्होंने जर्मनी से, स्वीडन से, रशिया से, जहाँ जहाँ से भी निएंडरथल्स के अश्मि मिले उनमें से उन्होंने जीन सीक्वेंसिंग का काम चालू किया। 2001 के साल के बाद उन्होंने निएंडरथल्स के न्यूक्लियर जीन पे भी सीक्वेंस करने का काम शुरू किया और 2008 में ही पब्लिश्ड द ड्राफ्ट फॉर फर्स्ट निएंडरथल सीक्वेंसेस, एंटायर जीनोम ऑफ निएंडरथल्स जीन्स। और वो जीन्स को उसके बाद 2008 के बाद से 2010 के बाद से दे स्टार्टेड कंपेयरिंग इट विथ मॉडर्न ह्यूमंस। ये कंपैरिजन में जानने को मिला कि इवन दो निएंडरथल्स वर डिस्टिंक्ट फ्रॉम मॉडर्न होमोसेपियंस, क्योंकि निएंडरथल्स करीबन 4 लाख साल पहले अस्तित्व में आए और दे ग्रेजुअली माइग्रेटेड आउट ऑफ साउथ अफ्रीका टू यूरोप एंड एशिया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया, स्पेशली the higher altitudes of Asia initially and later to other parts of Asia। उन्होंने ये जीन्स
को, निएंडरथल्स के जीन्स को कंपेयर किया मॉडर्न ह्यूमंस के साथ। दुनिया के अलग अलग भागों से मॉडर्न ह्यूमंस के जीन्स लिए गए और दोनों को कंपेयर किया गया। उसके क्या फाइंडिंग्स मिले उसके बाद में बताता हूँ। इसी दौरान while he was sequencing the genetic material of different Neanderthals, he received a sample from Siberia, Denisova cave in Siberia. When he sequenced the genes of this Siberian sample, he discovered that it was a completely new discovery. It was a completely new species of hominin, since it was found in Denisova cave. क्योंकि ये साइबेरिया के डेनोसोवा केव्स में पाया गया था, उसको डेनोसोवियन होमिनिन नाम दिया गया। और जो निएंडरथल्स और होमोसेपियंस के जीनोम अभी तक सीक्वेंस हुए थे, उससे ये बिल्कुल अलग प्रकार के जीन्स पाए गए थे। ये तीनों होमिनिन्स को, होमोसेपियंस, डेनोसोवियन होमिनिन्स और निएंडरथल्स, इन तीनों की कंपैरेटिव स्टडीज़ अगले 5 सालों में की गई और उन्होंने पाया कि नॉट ओनली डिड दे माइग्रेट आउट ऑफ यूरोपिया एट डिफरेंट टाइम्स, बट they lived for at least 20 to 30,000 years together। मानी निएंडरथल्स और होमोसेपियंस एक समय पे एक जगह पे रहे होंगे। होमोसेपियंस और डेनोसोवियंस एक जगह पे एक समय पे रहे होंगे और ऐसा करीबन 20 से 30,000 सालों तक चला होगा। ड्यूरिंग दिस टाइम्स दे एक्सटेंसिवली इंटरब्रेड। Not only did we receive genetic material from Neanderthals, we also received genetic material from Denisovians। और comparative studies से ये पता लगा है कि ये जो जीन ट्रांसफ़र हुआ है, वो जीन ट्रांसफ़र it is even helpful to modern humans in today's time। निएंडरथल्स और डेनोसोवियन जीन, क्योंकि डेनोसोवा जीन साइबेरिया में पाए गए थे, उसमें से पता लगा है कि IPAS1 नाम का जो जीन है, दैट इज़ स्पेसिफिकली यूज़फुल फॉर सर्वाइवल इन हार्शर हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट्स। साइबेरिया में, तिबेट में जो अश्मी पाए गए हैं, वो अश्मी उन डेनोसोवियन स्पीशीज़ को उस हाई एल्टीट्यूड में रहने के लिए और बेहतर बनाते थे। वही जीन्स अभी मॉडर्न ह्यूमंस के तिबेटन लोगों में पाए गए हैं। तो दीज जीन्स गिव एडिशनल बेनिफिट टू मॉडर्न ह्यूमंस दैट वर फाउंड इन एंशिएंट सिविलाइजेशन। दूसरा, निएंडरथल से जो जीन मिले हैं वो हमारी शरीर की रोग प्रतिकारकता पे असर करते हैं। हमारा शरीर बैक्टीरिया को, वायरस को कैसे आइडेंटिफाई करता है और कैसे फाइट ऑफ करता है, उसका कुछ पार्ट वी एज होमोसेपियंस हैव रिसीव्ड फ्रॉम निएंडरथल्स। नाउ इफ़, अभी अगला सवाल ये भी आता है कि अगर निएंडरथल्स और डेनोसोवियन से हमें अगर इतनी अच्छी चीज़ें मिली है तो वाई डिड दे गो एक्सटिंक्ट? एंड द मोस्ट लॉजिकल कंक्लूजन सीम्स टू बी दैट we were more homo sapiens, we as homo sapiens were more adaptable to the conditions. We developed at a much faster rate during our evolutionary process. We gathered what we could from Neanderthals and Denisovians, but the fight for resources ultimately led to their extinction around 30,000 years ago. लेकिन उनमें से हमें जो मिला है वो आज भी हमारी इम्यूनिटी को चेक में रखने के लिए, और इन केस ऑफ डेनोसोवियन स्पेसिफिकली हाउ टू हैव अ बेटर सर्वाइवल एट हायर एल्टीट्यूड्स, उसमें हमें मदद देते हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में से जो कंपैरिजन हुई थी बिटवीन निएंडरथल्स एंड मॉडर्न ह्यूमंस, उसमें पाया गया है कि वी शेयर approximately 1 to 2% of common DNA with Neanderthals and 1 to 6% maximum in case of Tibetans, but 1 to 6% common DNA with Denisovians. And this study will
further continue and it will be helpful in showing what makes Homo sapiens distinctly Homo sapiens. क्यों Homo sapiens बाकी ग्रेट एप्स से अलग हैं, क्यों उनका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, उनकी कल्चरल एबिलिटी, उनकी एक दूसरे के साथ सोशलाइज होने की एबिलिटी, उनकी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की एबिलिटी बाकी एप्स से और बाकी प्राणियों से क्यों अलग है, क्यों बेहतर है, ये हमें ये इवोल्यूशनरी स्टडीज़ के माध्यम से पता लगेगा। और ये सेमिनल वर्क के लिए डॉक्टर स्वांते पावे को इस साल का नोबेल पारितोषिक दिया गया है। इस लाइन पे वो पिछले 30 सालों से काम कर रहे हैं एंड वी वर फॉर्चुनेट दैट ही वाज गिवन दिस ईयर्स नोबेल प्राइज। थैंक यू। So you mean the response to COVID is related with our DNA of few lakh years before? Our resistance to COVID. मैं कोशिश कर रहा हूँ। वायरस से लड़ने के लिए टू फाइट अगेंस्ट एनी वायरस फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द वायरस। निएंडरथल्स से ह्यूमंस होमो सेपियंस में जो एक स्पेसिफिक जीन आया है वो इज़ अ टॉल लाइक प्रोटीन। टॉल लाइक प्रोटीन हमारे शरीर में कई अलग अलग प्रकार के होते हैं। निएंडरथल्स में से ह्यूमंस में 3 अलग अलग टॉल लाइक प्रोटीन्स आए हुए हैं। ये टॉल लाइक प्रोटीन्स वायरस को, बैक्टीरिया को पहचानने में मदद करते हैं। हमारे शरीर को अगर किसी पैथोजन के साथ लड़ना हो तो सबसे पहले उसको पहचानना पड़ता है। अगर पहचान पाए तो ही उसके साथ लड़ पाते हैं। ये जो निएंडरथल्स में से जो जीन मिले हैं वो जीन कुछ कुछ बैक्टीरिया को, कुछ कुछ वायरसेस को बेटर आइडेंटिफाई करने में मददरूप हैं। सो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू स्पेसिफिकली वन वायरस। देर आर मैनी टॉल लाइक प्रोटीन्स इन ह्यूमन बॉडी। उसमें से 3 अलग अलग जो टॉल लाइक प्रोटीन्स है दैट इज़ डॉक्टर स्वांते पावो's रिसर्च शोज दैट वी हैव रिसीव्ड 3 ऑफ देम। सो ऐसा नहीं है कि हमने हमारी पूरी इम्यून सिस्टम निएंडरथल से ही ली है, बट वी केप्ट ऑन एडिंग थ्रू द इवोल्यूशनरी प्रोसेस। हमें जो भी एडिशनल बेनिफिट्स मिलते गए वो हमने लिए हैं। उसमें से उसका एक भाग है, मैं बोल रहा हूँ कि निएंडरथल्स और होमो सेपियंस के बीच में जीन की सिमिलैरिटीज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2% होती है, तो उतना हमने उनमें से लिया है। उन्होंने भी हम में से कुछ लिया होगा, लेकिन उन्होंने हम में से क्या लिया होगा वो हमें पता नहीं है, क्योंकि वो 30-40 हज़ार साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए। बिटवीन द फाइट फॉर रिसोर्सेज बिटवीन मॉडर्न होमो सेपियंस एंड द एक्सटिंक्ट निएंडरथल्स। तो ये रिसर्च से डायरेक्टली बेनिफिट होगा? मेडिसिन से डायरेक्ट बेनिफिट होने से ज़्यादा बेनिफिट एंथ्रोपोलॉजिकल है, क्योंकि मेडिसिन से जो बेनिफिट होना है वो तो हम मॉडर्न ह्यूमन जीनोम को पढ़ के ले सकते हैं। जो फ़ायदा अब हो रहा है वो ये है कि वेयर दिस थिंग्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम, हम कहाँ से आए हैं और व्हाट मेक्स अस स्पेसिफिकली डिफरेंट फ्रॉम एक्सटिंक्ट होमिनिन्स सच एज निएंडरथल्स और डेनिसोवियंस। उन्होंने कंपैरेटिव स्टडी की तो जेनेटिक मटेरियल में 3000 ऐसी अलग अलग साइट्स मिली है जो निएंडरथल्स और डेनिसोवियन दोनों में से एक में भी नहीं थी। सो इसकी अगर फर्दर स्टडी की जाए तो हमें पता लग सकता है, बिकॉज जीन इज़ अ फिनोटाइप। जीन डिनोट्स अ जीनोटाइप। वो जीन आगे जाके किसी इंसान को या मनुष्य प्रजाति को क्या देता है उसको फिनोटाइप बोला जाता है। तो कौन से जीन की वजह से हम में क्या लक्षण आते हैं वो इस कंपैरेटिव स्टडी से पता लगेगा, और इंसान को क्या इंसान बनाता है और क्यों दूसरे जो एप्स हैं,
चिंपांजी है, उरांग है, अदर ग्रेट मंकीज़ है, या फिर कह लो कि निएंडरथल्स है और डेनोसोवियंस है, तो उनसे क्यों हम इतने डिस्टिंक्टली अलग हैं, वो इस कंपैरेटिव स्टडी से पता लगेगा। डॉक्टर पाब्लो स्वांते पाबो ने उनकी रिसर्च के दौरान, इस रिसर्च के द्वारा उन्होंने मेडिसिन की एक बिल्कुल नई ही ब्रांच को जन्म दिया, जिसको पेलियोजीनोमिक्स बोलते हैं। नॉट जेनेटिक स्टडी, नॉट पेलियोंटोलॉजी, बट जेनेटिक स्टडी ऑफ paleontological evidence, and thus creating a new branch in medicine, paleogenomics. So as a founder member of paleogenomics, he is awarded this Nobel Prize. Actually, Dr. Durgesh Modi, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, तो पेशेंट वेट करते होंगे, जाना पड़ेगा उनको, हमको छोड़ना भी पड़ेगा, लेकिन हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। लेकिन हम छोड़ेंगे इस शर्त पर कि आगे डिस्कशन चलेगी, ये आगे डिस्कशन चले, क्योंकि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है और इस डिस्कशन आगे चलना भी चाहिए, बहुत सारे होराइजन को ओपन अप करता है। थैंक यू। मैं तो जल्दी એટલે પછી રણીતાબેનને વારો આવે, એમનું ડિસ્કશન મારાથી વધારે ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે। I was waiting કે તમે થોડું હજી હા, એ ડૉક્ટર સાહેબ પૂછ્યું। હા, Neanderthal were first, then the chimpanzees were first. I was late for So 70 lakhs years ago, approximately 70 years ago, a common ancestor of all the great apes came into existence. उनमें से एक ब्रांच, जैसे ट्रीज़ की अलग अलग ब्रांच होती है, तो उनमें से 2 ब्रांचेस हुई। एक ब्रांच होमिनिन्स की तरफ गई और दूसरी ब्रांच एप्स की तरफ गई। वो जो होमिनिन्स की तरफ जो ब्रांच हुई, वो ब्रांच के आगे जाके और ब्रांचेस हुई, जिसमें से होमोसेपियंस, निएंडरथल्स एंड डेनोसोवियंस केम इनटू एग्जिस्टेंस। और जो ब्रांच एप्स की तरफ गई, उसमें से आगे जाके चिंपांजी, ओरांगुटांग्स और अदर ग्रेट एप्स एग्जिस्टेंस में आए। सो वी शेयर अ कॉमन एंसेस्टर अप्रोक्सीमेटली 7 लाख ईयर्स अगो। उसमें से निएंडरथल्स और होमोसेपियंस अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 lakhs ईयर्स अगो अलग अलग ब्रांचेस हुई। थैंक यू। नाउ विल स्विच ओवर टू नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। आपको लगता है कि मैं अवार्ड दे रहा हूँ। एक्चुअली ये सब अंग्रेजी नाम है सब। तो ये एक तो डिस्कशन तो हम लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बारे में डिस्कस किए थे। इस बार हम नहीं कर पा रहे हैं, हम इसको आगे करेंगे। सेकंड पार्ट में जब होगा, पीस का और लिटरेचर का भी हम कोशिश करेंगे साथ ही साथ। तो ये जो इकोनॉमिक्स में तीनों को मिला है, उनमें से एक है, वो नाम बड़ा मुश्किल है, बेन बेर्नेक, यूएस फेडरल रिजर्व का वो चेयरमैन थे। वो 2008 में थे और मेल्टडाउन का पीरियड में उन्होंने प्रॉब्लम को हैंडल किया था। शायद उसी के ऊपर ही उनको शायद मिला है, हाउ वी हैंडल द मेल्टडाउन इन अमेरिका। उसके साथ हैं डगलस M.W. डायमंड और फिलिप्स H. डाइब्रिग। ये सब नाम हमारा इंडियनाइजेशंस ये प्रोनाउंसिएशन में ठीक ना हो, अगर उसको सुनेंगे वो लाठी लेके पकड़े मारेंगे, हमारा नाम ऐसा क्यों बोल रहे हो आप। तो ये तीनों को मिला हुआ है। और इकोनॉमिक्स का तो जब भी मिलता है तो एक जो क्राइसिस दिखता है वर्ल्ड में, इकोनॉमिक क्राइसिस, उसे बाहर निकलने के जो फॉर्मूला निकालते हैं तो उन्हीं को ही जनरली मिलता रहता है। तो ये बहुत ही एक इकोनॉमिक्स और पीस, ये दोनों, और लिटरेचर भी कभी कभी ये एक कंटेम्प्रेरी सिचुएशंस का साथ साथ में रिफ्लेक्टिव है। साइंस की बात अलग है, तो भी साइंस में भी कभी कभी अप्लाइड होता है, बट दिस मेडिसिन का तो एक अजीब सा बात है, बहुत ही एडवांसमेंट ऑफ द साइंस की बात है। इकोनॉमिक्स का जो तीनों का बात है, डॉक्टर रहीता नागर वो प्रोफेसर हैं वो इकोनॉमिक्स में,
और वो पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ये नोबेल प्राइज़ की जो इकोनॉमिक्स के ऊपर काफ़ी पहले भी चर्चा कर चुके हैं। उनको हमने रिक्वेस्ट किया है और विद इन शॉर्ट टाइम, एक्चुअली तो प्राइज़ तो 2 दिन पहले ही मिला और विद इन इतने शॉर्ट टाइम में उन्होंने मतलब अभी भी चर्चा जो हो रहा है उसमें से जितना उन्होंने मटेरियल इकट्ठा किया और अपने बिजी उस कॉलेज का जो लेक्चरिंग बिजी शेड्यूल से भी निकल कर कितना समय निकाल कर भी उन्होंने तैयार किया है, उसी के आधार पर हमको बोलेंगे। डॉक्टर रहिता नागर, आप इसको लगाओ, इसको लगा वो ऊपर नहीं, ऊपर नीचे। सब ले जाइए। मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी के मंच को आभार व्यक्त करते हुए द्वारिकानाथ रथ जी, मीनाक्षी बहन, प्रकाश भाई, उनको भी आभार व्यक्त करते हुए, क्योंकि ये इश्यूज़ जो हम इस मंच पे डिस्कस करते हैं वो उसे जानना, और मैं जो प्रिपेयर कर पाती हूँ वो फिर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज और लिखने पढ़ने में भी बहुत अप्लाई होता है। वेरी रिसेंट एंड वेरी करेक्ट एनालिसिस। तो इस तरह से म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री रहता है ये काम। तो जैसे द्वारिकानाथ रथ जी ने बताया, 3 इकोनॉमिस्ट जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, बेन बर्नानके पहला नाम, दूसरा डगलस डायमंड। बेन बर्नानके अभी ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर हैं, डगलस डायमंड यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के हैं, और फिलिप डिबविग वो येल यूनिवर्सिटी में हैं। इनको जिस काम के लिए नोबेल प्राइज़ मिला वो 1983 के आसपास, डिबविग डायमंड उनका कंबाइंड पेपर और बेन बर्नानके का अलग से पेपर सिमिलर इशू को डील कर रहा था। 1983 का काम है और नोबेल प्राइज़ मिलता है 2022 में, मतलब बहुत लंबा एक अरसा। तो ये काम क्या था? 1983 में बेन बर्नानके ने जो बात बताई, उन्होंने 1983 में ये बात भी बताई और 2004 से वो फेडरल रिज़र्व के चेयरमैन थे। उन्हें 2 टेन्योर मिला, फेडरल रिज़र्व के चेयरमैन के हिसाब से 2 टेन्योर मिला। एक टेन्योर था बुश, प्रेसिडेंट बुश के टेन्योर पे, और इंटरेस्टिंगली दूसरा टेन्योर उन्हें मिला प्रेसिडेंट ओबामा के टेन्योर पे। जबकि हमें याद होगा कि बुश और ओबामा, इनफैक्ट ओबामा इलेक्शन जीते बुश के इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज़ करते हुए। ओबामा का जो इलेक्शन कैंपेन था वो था कि बुश ने जिस तरह सत्यानाश कर दिया था इकोनॉमी का, प्रेसिडेंट बुश, उसकी क्रिटिसिज्म पे, क्योंकि बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद हम सब जानते हैं वो वी द 99 करके एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था, लोग रास्ते पे आ गए थे। और क्यों? क्योंकि उस वक्त का जो बेल आउट था, जिस तरह से वो फाइनेंशियल क्राइसिस को हैंडल किया गया था, फेडरल रिज़र्व ने अनगिनत रुपए बैंक्स को दे दिए थे, तो उसी विरोध में लोग बाहर आए थे। तो कहने का ये मतलब है कि ओबामा, प्रेसिडेंट ओबामा उसी बात को लेकर अपना इलेक्शन कैंपेन करते हैं और जीतते हैं। वो ठीक बात है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो बेन बर्नानके को ही सेकेंड टेन्योर देते हैं। तो ये थोड़ा समझने वाली बात है। सो बेन बर्नानके ने का 1983 वाला पेपर क्या था, और उन्होंने 2000 अपने टेन्योर में, पहला टेन्योर जो था 2004 से 2009 वाला जो टेन्योर था, उसमें उन्होंने इसको अप्लाई किया। ये जो उनकी बात थी, उनका जो पॉलिसी पेपर था, उसको अप्लाई किया। पेपर में ये था कि बैंक्स फेल नहीं हो सकते, हम
ये जो हमारा सिस्टम है ये कुछ भी करे पर बैंक को फेल नहीं होने दे, ये उनका अप्रोच था। उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि क्यों बैंक फेल नहीं होने चाहिए, क्योंकि बैंक तो आफ्टर ऑल, क्योंकि जो क्रिटिसिज्म था, क्योंकि शुरू से 1983 में भी जब ये क्राइसिस नहीं हुआ था उस समय भी दो धाराएं थी लिटरेचर में, इकोनॉमिक्स में 2 धाराएं थी। एक धारा थी क्योंकि 1983 तक पहले बहुत सारे क्राइसिस हो चुके थे, फिनेंशियल क्राइसिस सिर्फ 2007 तो है नहीं, उसके पहले भी 19th एंड 20th सेंचुरी में भी एक सलंग धारे से क्राइसिस हो चुका था। तो उस वक्त दो व्यूज़, कॉन्ट्रडिक्टिंग व्यूज़ खड़े हो गए थे इकोनॉमिक्स में। एक कि बैंक्स को बेल आउट देना चाहिए, स्टेट शुड हेल्प द बैंक्स और बेल आउट देना चाहिए, और दूसरा कि बेल आउट नहीं देना चाहिए, बैंक फेल होती है तो होने दो। क्योंकि बैंक क्यों फेल हो रही है? बैंक फेल हो रही है बिकॉज बैंक्स ने रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में अपना पैसा किसका पैसा डाला? डिपॉजिटर्स का पैसा डाला, और ये गलत है। ये डिपॉजिटर्स का पैसा रिस्की स्पेकुलेशन में डालना गलत है। सो लेट बैंक्स फेल। उन्होंने जब ये गलत इन्वेस्टमेंट किया तो उसकी भरपाई भी वो करे, क्योंकि अगर स्टेट भरपाई करता है तो स्टेट टैक्स पेयर्स का पैसा लेकर भरपाई करता है। तो ये धारा बन चुकी थी 1983 के पहले, क्योंकि उसके पहले 20th सेंचुरी में इटसेल्फ सीरीज ऑफ बैंक क्राइसिस हो चुके थे। तो इनका मानना था बहुत क्लियरली डॉक्टर बेन बेनानके का कि फाइनेंशियल क्राइसिस में बैंक्स को फेल हम नहीं होने दे सकते। यानी कि वो धारा को लेके चल रहे थे जहाँ पे बताया गया, वो एक धारा जहाँ पे बताया गया कि बैंक्स फेल नहीं होने चाहिए। क्यों? उनका कारण क्या था? बेन बेनानके का क्या कारण था? वो बताते हैं कि बैंक सिर्फ एक इंटरमीडियरी नहीं है। बैंक क्या करता है? डिपॉजिट लेता है और लोन्स देता है। एक तरफ डिपॉजिट लेता है बैंक और एक तरफ लोन देता है। तो जो ये बात को, ये धारा को कि बैंक को फेल नहीं होना चाहिए, इसको अपोज कर रहे थे, वो बताते हैं कि एक तरफ डिपॉजिट देना और एक तरफ लोन देना, यही तो काम बैंक का है। और अगर बैंक बंद हो जाती है तो ये काम बंद हो जाएगा, और तो क्या होगा? इससे ज़्यादा क्या होगा? ये एक इंटरमीडियरी है, ये एक तरफ डिपॉजिट लेती है, एक तरफ लेंडिंग करती है, तो ये बंद हो जाएगा। ये इंटरमीडियरी है, ये बंद हो जाएगा। तो इससे क्या नुकसान है इतना बड़ा? क्योंकि लोग फिर भी ट्रांजैक्शन लेन देन का जो ट्रांजैक्शन है वो कर सकते हैं विदाउट अ बैंक। तो वो जो आर्ग्यूमेंट है कि नहीं देना चाहिए, बेल आउट नहीं करना चाहिए, उसका आर्ग्यूमेंट ये है कि बैंक एक इंटरमीडियरी है, तो वो बंद हो जाए तो क्या इसमें इतना क्या है कि हम टैक्स पेयर मनी दे दे के बैंक को खड़ा रखें। तो बेन बेनानके कहते हैं कि नहीं, बैंक सिर्फ वो काम नहीं करती, बैंक सिर्फ इंटरमीडियरी नहीं है। तो बैंक क्या है? वो कहते हैं कि बैंक के कारण, क्योंकि बैंक जिस तरह से काम करती है उसके पास बहुत बड़ा एक इंफॉर्मेशन बेस होता है अबाउट डिपॉजिटर्स कौन है, लेंडर्स कौन है। ये काम करते करते वो स्पेशलिस्ट हो जाते हैं रिस्क असेसमेंट में कि डिपॉजिटर्स किस दौरान कितनी मुद्दत तक अपना पैसा रखते हैं, और जो लेंडर्स हैं, जो बोरोअर्स हैं, बोरोअर्स का रिस्क प्रोफाइल क्या है, ये उन्हें मालूम चल जाता है इतने स्पेशलाइज्ड काम करते हुए। कहते हैं ये जैसे बैंक फेल हो जाएगा तो सिर्फ एक इंटरमीडियरी का काम ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बैंक बहुत सारी स्पेशलाइज्ड काम करती है, जैसे एक इंफॉर्मेशन बेस है, रिस्क प्रोफाइलिंग वो कर सकती है, जिसके कारण लो इंटरेस्ट रेट पे वो क्रेडिट दे सकती है, और बहुत वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट बहुत बड़ा दे सकती है। बैंक के ये फीचर्स हैं जो बेन बेनानके अपनी बात में लाते हैं, और ये फीचर्स के कारण बैंक जो फेल हो जाएगा तो इसके फलस्वरूप जो इकोनॉमी है, जो रियल इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी बुरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। और वो इकोनॉमी में कौन, उन्होंने किनको हाईलाइट किया? उन्होंने कहा देखिए, जो बड़े बिजनेस हैं और जो बड़े बैंकर्स हैं उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा,
लेकिन जो छोटे बोरोअर्स हैं, जैसे छोटी कंपनीज हो गई या छोटे होम्स हो गए, नॉर्मल हाउस होल्ड्स हो गए, जो बहुत साधारण लोन लेते हैं, कहते हैं इनके ऊपर ध्वस्त एक असर हो जाएगा, इसीलिए बैंक्स को फेल नहीं होने देना चाहिए। वो एक और बात बताते हैं कि ऐसा माना जाता है कि जब इकोनॉमिक क्राइसिस आती है तब बैंक फेल हो जाते हैं। ये बोलते हैं, इनका कहना है कि इकोनॉमिक क्राइसिस से बैंक फेल नहीं होती, बैंक के फेल होने से इकोनॉमिक क्राइसिस गहरी हो जाती है। इनका ये एक पाया का मुद्दा है। इसीलिए सारा दारोमदार ये है कि कुछ भी हम करें और हम बैंक को फेल होने नहीं दे सकते, उसके लिए आप कुछ भी करिए। तो अगर हम 2007-8 में जाएं तो बेन बेनानके खुद थे वहाँ पे एज चेयर, और उन्होंने ये सारे डिसीशंस लिए। बहुत लंबा ट्रेजेक्ट्री है, एक एक करके हम देखें तो बहुत ही लंबा ट्रेजेक्ट्री है कि बेन बेनानके का ये कहना था, जो ये बात बता रहे हैं, इसका बेस क्या है। वो अपनी स्टडी 1929 का ग्रेट डिप्रेशन को बेस बनाते हैं। वो 1929 ग्रेट डिप्रेशन को बेस बनाते हुए उस पर एम्पेरिकल स्टडी करते हैं, सारा डेटा इकट्ठा करते हैं कि देखिए 29 में क्या हुआ था। 1929 में जो फेडरल रिजर्व था, फेडरल रिजर्व ने बेल आउट नहीं किया था। 1929 में फेडरल रिजर्व ने बेल आउट नहीं किया था। बेल आउट मतलब इतना पैसा बैंक्स को देके बैंक्स को खड़ा करना। 1929 में बैंक्स को फेल होने दिया गया था, और बेन बेनानके कहते हैं क्योंकि बैंक फेल हुए थे इसीलिए 1929 का डिप्रेशन इतना भयंकर था। अगर 1929 में बैंक्स को फेडरल रिजर्व, उस समय का फेडरल रिजर्व 1913 में बना, 1913 में फेडरल रिजर्व बनता है, और वो बनता है क्योंकि 1907 में एक बड़ी क्राइसिस होती है। 1907 वो क्राइसिस का नाम है हाँ, निकरबॉकर क्राइसिस। सुना होगा, सब लोगों ने सुना होगा। निकरबॉकर क्राइसिस 2007 के होने के बाद फेडरल रिजर्व बनता है, उसका गठन होता है। तो बेन बेनानके का स्टडी 1929 के डिटेल्स के ऊपर है कि उस समय फेडरल रिजर्व बैंक जब था, उस समय था, पर उसने इस तरह से इजी मनी पॉलिसी करके इतना पैसा नहीं दिया और बैंक्स को खड़ा नहीं रखा, सपोर्ट नहीं किया। इसीलिए वहाँ का उस समय का अनएम्प्लॉयमेंट, उस समय का इकोनॉमी का कॉन्ट्रैक्शन, कहते हैं कि 50% कॉन्ट्रैक्ट हो गया था इकोनॉमी उस समय। कहते हैं कि हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट उस समय आया था यूएस इकोनॉमी में, 20% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया था, और ये सारी चीज़ें। तो वहाँ से उन्होंने सीख लेके ग्रेट डिप्रेशन, अच्छा ये भी है कि ग्रेट डिप्रेशन के समय के जो पुराने इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने ये सब वो बोल चुके थे, वो ये सारी चीज़ें बता चुके थे। लेकिन ये 1983 आते आते ये लिटरेचर से थोड़ा गायब हो गया था, थोड़ा इसका असर नहीं रहा था, क्योंकि 1983 बहुत इंटरेस्टिंग टाइम है। 1983 का अगर समय हम समझें तो गोल्ड स्टैंडर्ड का ख़त्म होना, ब्रेटन वुड्स का बनना, ब्रेटन वुड्स का ख़त्म होना, निक्सन का ब्रेटन वुड्स से हट के कन्वर्टिबिलिटी को हटा के डॉलर को एक यूनिवर्सल रिजर्व सिस्टम बना देना, दिस इज़ निक्सन 1970। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और 1970 के बाद का जो मतलब तब तक IMF और वर्ल्ड बैंक आ चुका है, तो 1970 के बाद का जो एक इंटरनेशनलाइजेशन है फाइनेंस का, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमें 1983 को समझना है। तो उनका मतलब जो क्रक्स ऑफ द मैटर है वो ये कि ग्रेट डिप्रेशन का स्टडी उससे सीख लेके, क्योंकि देखिए जो मैं बता रही थी कि जब 1971
का, ब्रेटन वुड्स का ख़त्म होना और निक्सन का आना, IMF बनना, और ये सारी चीज़ें क्या दिखाती है? ये सारी चीज़ें डीरेगुलेशन दिखाती है। जो रेगुलेशन था वो डीरेगुलेशन में जैसे अगर हम गोल्ड स्टैंडर्ड बोलें तो वो रेगुलेटेड है। कैसे? $1 का भाव कैसे आप डिसाइड करेंगे? अगेंस्ट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द गोल्ड। आपके पास इतना गोल्ड होगा तभी आप इतना डॉलर सर्कुलेट कर सकते हैं। और वो ख़त्म होते होते आप जब निक्सन के समय तक पहुंचते हैं तब डॉलर खुद गोल्ड का ऑल्टरनेट बन जाता है। मतलब सारी करेंसीज डॉलर में उसकी वैल्यू डिसाइड की जाएगी, ना कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड में था कि डॉलर का वैल्यू गोल्ड डिसाइड करेगा। ये सारी चीज़ें तो एक डीरेगुलेशन, आप डॉलर को मतलब एकदम खुला छोड़ दे रहे हो, वो डिमांड सप्लाई से जो भी वैल्यू डिसाइड करे और सारी करेंसीज का वैल्यू डॉलर में होगा। तो ये सब चीज़ हो चुका है टिल 1983। तो एक डीरेगुलेशन का माहौल है। वो डीरेगुलेशन के माहौल में बेन बेनानके ये सब लिखते हैं और बताते हैं कि ठीक है, माहौल डीरेगुलेशन का है, लेकिन जब क्राइसिस हो, तब इस तरह का क्राइसिस हो, तब स्टेट को, फेडरल रिजर्व को पूरी तरह से बैंक्स को बेल आउट करना है। कितना भी पैसा लगे, तो इतने बिलियंस ऑफ मनी वाज गिवन। और उसमें मेन थे जो गिरा लेमन ब्रदर्स जो था वो बैंकरप्ट हो गया पहला। तो जब लेमन ब्रदर बैंकरप्ट हुआ तब तक, क्योंकि वहाँ इतना प्रेशर था यूएस में, जब बेनानके ऑफिस में थे, इतना प्रेशर था कि उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी बेल आउट करने की। तो लेमन ब्रदर बैंकरप्ट हो गया। लेकिन जब लेमन ब्रदर बैंकरप्ट हुआ तब इनको समझ आ गई कि वो एक कोविड जैसे स्प्रेड हो गया। जब लेमन ब्रदर हुआ तो सीरीज़ में बहुत बड़े बड़े इंश्योरेंस सेक्टर्स, बैंक सेक्टर्स, वो सारे लाइन में आ गए ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी। और इसका असर यूरोप में भी, क्योंकि तब तक ये हो चुका था, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ फाइनेंस हो चुका था। तो जब इतना प्रेशर था कि बेल आउट नहीं करना है, वो कहते थे कि बेल आउट तो सोशलिज्म है और यूएस तो एक फ्री मार्केट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। तो ये सारे रिपब्लिकन्स थे, ये बेन बेनानके रिपब्लिकन थे, बुश रिपब्लिकन थे, सारे फ्री मार्केट बिलीवर्स थे। तो इसीलिए, लेकिन जब लेमन ब्रदर बैंकरप्ट होते हैं तब इन्हें ये समझ आ जाता है, वो कन्विंस कर पाते हैं, फ्री मार्केटियर्स होने के बावजूद वो ये चीज़ समझ गए थे कि ये अब पूरा दारोमदार बिखर जाएगा, क्योंकि एक के बाद एक बैंकरप्सी के सिचुएशंस बन गए थे। इन्होंने यहाँ तक ये भी किया कि जो AIG था, AIG वॉज द इंश्योरर। AIG ने ये सारे सब प्राइम जो मॉर्गेजेस थे इसको इंश्योर करके मार्केट में कोलैटरल बना के इसको बेचे थे और बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया था। तो AIG को इनके रूल्स में, फेडरल रिजर्व के रूल में कहीं पे भी नहीं था कि आप एक इंश्योरेंस सेक्टर को पैसा दे सकते हैं। आप डिपॉजिटर्स और बैंक्स को पैसा दे सकते हैं, लेकिन एक इंश्योरेंस सेक्टर को पैसा ये देना था ही नहीं उनके रूल में। तो बेन बेनानके अपने पेपर में लिखते हैं कि हम अपना बाल पकड़ के बैठ गए कि अब क्या करें, बिकॉज अगर AIG गिरता था तो उसके रिलेटेड सारे बैंक्स गिर जाते थे। तो इन्होंने एक एक्सेप्शनल 1929 में एक रूल, एक्सेप्शनल रूल निकाला था, फेडरल रिजर्व ने खुद बनाया था 1929 को हैंडल करने के लिए। और वो ये था कि अगर कोलैटरल है, मतलब अगर आप कुछ मॉर्गेज ले सकते हो तो आप लेंड कर सकते हो। ये एक्सेप्शनल डिस्क्रिशनरी रूल था, इसको आप नॉर्मल सिचुएशन में नहीं यूज़ कर सकते। उसको यूज़ करके इन्होंने AIG को बचाया। AIG बचा और फिर सबको मैसिव पैकेजेस देके बेल आउट किया। ये भी है, इन्होंने ये भी लिखा है कि जब इनकी मीटिंग हुई और सारे बड़े फैनी में, JP मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स और ये सारे बैंकर्स और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स मीटिंग में इकट्ठे हुए। वो मीटिंग में क्या बोलना था कि आप सब बेल आउट लो हमसे, हम आपको बेल आउट देंगे, इतना अमाउंट का हम आपको बेल आउट देंगे। तो ये लेना नहीं चाह रहे थे, ये लोग जो है क्यों नहीं लेना चाह रहे थे कि मार्केट में फैल जाएगा कि हमने बेल आउट सरकार से लिया है, मतलब हम बहुत वीक हैं, हम बहुत कमज़ोर हैं। तो
लिटरली ऐसा ये लिखते हैं कि लिटरली उनको ये बताया गया कि अभी अगर आप नहीं लेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो हम अभी जिस इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं उससे डबल इंटरेस्ट रेट पे देंगे, इसलिए वो मौका आपका चला जाएगा। तो लोगों ने इस तरह से लिया, लेके फिर हम जानते हैं कि 2008 में क्या हुआ। सो मोटा मोटा यही है कि बेनानके साहब, डॉक्टर बेनानके डिप्रेशन से सीखते हुए आर्ग्यूमेंट को ये बनाते हुए कि ये बैंक्स अगर फेल होंगे तो इसका सबसे बड़ा शिकार स्मॉल हाउस होल्ड्स एंड स्मॉल बिजनेस रहेगा, ये उनका आर्ग्यूमेंट था। और ये उन्होंने कहाँ से लिया डेटा? ग्रेट डिप्रेशन में जो हुआ था, जो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ था, जो छोटी कंपनीज फेल हो गई थी, जो हाउस होल्ड्स की दशा थी, जो अनएम्प्लॉयमेंट की दशा थी, पूरी इकनॉमी जो कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, वो सारे फैक्ट्स को उन्होंने लेके बताया कि ये 2008 में भी होगा, 2007-8 में भी होगा अगर हम बेल आउट ना करें। सो ये मोटा मोटा उनका मुद्दा था। उनका पेपर का नाम है 1983 का पेपर, नॉन मॉनेटरी इफेक्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस इन द प्रोपोगेशन ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन। मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस के नॉन मॉनेटरी इफेक्ट्स, ये सब जो रियल इकोनॉमी पे असर होता है, स्मॉल हाउस होल्ड पे, स्मॉल बिजनेस पे, इसके कारण से ग्रेट डिप्रेशन और गहरा हुआ और गंभीर हुआ। अगर आप तब बेल आउट कर देते बैंक को तो ग्रेट डिप्रेशन का असर इतना गंभीर, इतना गहरा नहीं होता। इसीलिए 2008 में हमें बेल आउट करना है। हमें 29 का जो ट्रेजेडी है वो रिपीट नहीं करना, ये उनका पूरा आर्ग्यूमेंट था और 1983 के पेपर में है। और उन्होंने वो सारे पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट भी किए, जबकि वो बहुत मुश्किल था इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि वो जितने अथॉरिटीज़, डिसीजन मेकर्स थे, सारे फ्री मार्केटियर्स थे। दे वर अगेंस्ट स्टेट इंटरवेंशन। मोटा मोटा यही लिखा है। इसी समय, इसी टाइम के आसपास डगलस डायमंड और फिलिप डिविग का भी जो पेपर है, उनके तो मतलब सीरीज़ ऑफ पेपर्स हैं, पर जो दो पेपर्स को का मेंशन किया गया है नोबेल प्राइज़ के सिलसिले में, वो ये है। पहला 1983 का पेपर, वो उसका टाइटल है बैंक रन्स, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड लिक्विडिटी। ये उनका 1983 का पेपर है। और 2001 का एक पेपर है जिसका टाइटल है लिक्विडिटी रिस्क, लिक्विडिटी क्रिएशन एंड फिनेंशियल फ्रेजिलिटी। और 2018 का एक पेपर है रघुराम राजन के साथ, और वो पेपर का नाम है वो आगे आएगा तो मैं बताती हूँ। वो 3 पेपर्स का मेंशन है इसमें। ये क्या बोलते हैं इसको बहुत ही पॉपुलरली डगलस डिगविग मॉडल कहते हैं। डगलस डिगविग मॉडल, ये क्या मॉडल है? इनका फोकस है, इनका मुद्दा जो है पेपर में वो ये है कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, वो क्राइसिस का कारण, जैसे बेनानके ने बोला, क्राइसिस का कारण क्या है? बैंक का फेल होना। जब बैंक फेल होते हैं तब क्राइसिस होता है, ना कि क्राइसिस के कारण बैंक फेल होता है। ये बेनानके ने बोला था। और ये डगलस डिगविग मॉडल क्या बताता है कि अगर एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से आप, एक फीचर है बैंकिंग का जिसको बैंक रन बोलते हैं, अगर आप ये बैंक रन रोक पाओ, क्योंकि ये बैंक रन है जो फिनेंशियल क्राइसिस को प्रोपोगेट करता है। बैंक रन, ये फिनेंशियल क्राइसिस को, मतलब क्राइसिस तो ठीक है, क्राइसिस है, लेकिन जब क्राइसिस एक बैंक रन का शेप ले लेती है तब क्राइसिस बहुत गंभीर हो जाता है। तो ये बैंक रन क्या है? बैंक रन ये है कि एक
वो कहते हैं फियर ऑफ फियर, मतलब डर का डर। तो फियर ऑफ फियर जब पकड़ लेती है इकोनॉमी को, तब बैंक रन्स होते हैं। बैंक रन ये होता है कि एक बैंक अपने दिनचर्या में नॉर्मली जानती है कि कितने डिपॉजिटर्स विड्रॉ करेंगे अपना पैसा, और जितने डिपॉजिटर्स विड्रॉ करेंगे उतना लिक्विडिटी वो अपने पास रखते हैं, उससे एक इंक्रीमेंटल वैल्यू ज़्यादा भी रखते हैं, और बाकी का वो लेंड कर देते हैं। जब एक क्राइसिस का फियर रहता है, तो अगर एक दिनचर्या में 100 लोग अपने डिपॉजिट्स विड्रॉ करते हैं अमुक वैल्यू का, तो बैंक रन के टाइम पे ये 1000, 10,000 करोड़ लोग हो जाते हैं जो विड्रॉ करते हैं। और ये पैसा जब नहीं दे पाती, जैसे पहले दिन अगर बहुत बड़ी संख्या में लोग आ गए और अगर वो पैसा नहीं दे पाए, तो ये एग्जैजरेट होता रहता है, क्योंकि ये फैल जाती है बात कि बैंक के पास पैसा नहीं है, तो सब एक साथ उसको लेने के लिए जाते, इसको बैंक रन बोलते हैं। तो डगलस डिग्विग का जो मॉडल है वो ये कहता है कि अगर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से ये बैंक रन को आप रोक पाए, तो इकोनॉमिक क्राइसिस को समेटा जा सकता है, इकोनॉमिक क्राइसिस को दायरे में रखा जा सकता है। इनका ये बेसिक मुद्दा है। अच्छा, ये बैंक रन क्यों होता है, बैंक रन का कारण क्या है? बैंक रन का कारण अकॉर्डिंग टू डगलस एंड डिग्विग ये है कि जैसे बेनानके ने बोला था कि एक तरफ डिपॉजिट है और एक तरफ लेंडिंग है, वैसे डगलस डिग्विग बोलते हैं कि एक तरफ डिपॉजिट्स हैं और दूसरी तरफ लेंडिंग, उसको वो दूसरी टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं, उसको ये कह रहे हैं कि बैंक्स जब लेंड करती है, डिपॉजिट लिया, लेंड किया, लेंड करते समय वो कोलैटरल लेती है। कोलैटरल लेके, चाहे वो फर्म हो गई, कंपनी हो गई, तो कुछ कोलैटरल रखती है। कोलैटरल लेने के बाद वो लेंडिंग करती है। तो ये जो कोलैटरल है ये इलिक्विड है। इलिक्विड है मतलब ये करेंसी नहीं है, मतलब ये इसको अगर आप करेंसी में चेंज करेंगे, ये जो कोलैटरल है, कोलैटरल मॉर्टगेज के लिए आपने ज़मीन ले ली, रियल एस्टेट ले लिया, कोई कंपनी की मशीनरी ले ली, शेयर्स ले लिए, ये सारी चीज़ें करेंसी नहीं है, इलिक्विड है। मतलब लिक्विड मतलब जो एकदम आप करेंसी में विदाउट लॉस ऑफ वैल्यू, अगर मेरे पास 100 रुपये का लेट्स से लेटर ऑफ क्रेडिट है, एक कंपनी ट्रेड कर रही है, बैंक से वो पैसा नहीं दे रही, लेटर ऑफ क्रेडिट दे रही है, तो अगर वो 100 रुपये का लेटर ऑफ क्रेडिट को तुरंत जैसे ही मुझे ज़रूरत है मैं उसको 100 रुपये के करेंसी में बदल सकती हूँ, तो वो लिक्विड हो गया। पर अगर मेरे पास ज़मीन है या मेरे पास मशीन्स हैं या मेरे पास शेयर्स हैं और उसको मैं करेंसी में कन्वर्ट करूं, तो अगर इसकी वैल्यू में लॉस हो, समय का लॉस और वैल्यू का लॉस, तो ये इलिक्विड एसेट है। तो डायमंड डिग्विग ये बताते हैं कि जो लेंडिंग्स करती है बैंक्स कोलैटरल के सामने, ये कोलैटरल इलिक्विड है। और बैंक का काम क्या है कि ये इलिक्विड चीज़ के सामने एक लिक्विडिटी को देना, ये बैंक का काम है। एक इलिक्विड एसेट के सामने एक लिक्विडिटी को जनरेट करना, ये बैंक का काम है। तो अगर एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर कुछ ऐसा कर दिया जाए कि ये जो कन्वर्जन है इलिक्विड का लिक्विड के अंदर जो कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन स्मूथली हो सकता है अगर बैंक के पास ये एडिशनल अमाउंट रहे। क्योंकि जब बैंक रन हुआ, एक तरफ बैंक रन, एक तरफ इलिक्विड एसेट, तो उसका नतीजा क्या होगा? जो सब प्राइम क्राइसिस में हुआ था कि बैंक्स के पास अनगिनत क्या थे, हाउसेस थे, अनगिनत, है ना, और बैंक रन शुरू हो गया। हाउसेस, उन्होंने तो जो होम ओनर्स को पैसे दिए थे 2001, 2, 3, 4, 5, 6 का जो पूरा दौर था, धनाधन
हाउसिंग लोन्स हुए, धनाधन हाउसिंग लोन्स हुए। तो ये हाउसिंग लोन एकदम लो इंटरेस्ट रेट पे, ऑलमोस्ट मतलब ज़ीरो इंटरेस्ट रेट पे लेंडिंग हुई थी। तो किसके अगेंस्ट से लेंडिंग हुई? मॉर्टगेज कर दिया, हाउस को मॉर्टगेज कर दिया। यानी कि बैंक जानती थी कि मैंने जितना दिया है उतने का कोलैटरल मेरे पास है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उतना कोलैटरल में। लेकिन होता क्या है, बैंक रन हो जाता है। बैंक रन होता है बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, इकोनॉमिक क्राइसिस, लॉस ऑफ फेथ। ये क्या बोलते हैं कि वो कुछ क्राइसिस नहीं था, वो बैंक रन होने के कारण एक क्राइसिस का रूप ले लिया। यानी कि कोई भी फिनेंशियल क्राइसिस को रोकने के लिए एक ही काम करना है कि बैंक रन ना हो। और बैंक रन क्यों होता है? बिकॉज ये इलिक्विड एसेट जो आपके पास है, और उसके साथ जब बैंक रन हो तब नॉर्मल टाइम में क्या होगा? नॉर्मल टाइम में बैंक बेच देगी हाउसेस को और लिक्विड कर देगी एसेट को। लेकिन जब बैंक रन होगा, इतने सारे हाउसेस को वो एक साथ बेचने जाए तो हाउस का वैल्यू क्या होगा? और ये हुआ है 2007 में, 2008 में, कि मैंने खुद देखा है इस पे गूगल के ऊपर कि 100 रुपये का फ्लैट यूएस में, 100 रुपये का फ्लैट ये हुआ था। रुपये में हाउस में, हाँ वही, हाँ। तो ये इस तरह की एक स्थिति बन गई थी। तो अब आप सोचिए, अब बैंक क्या करेगा? बैंक, अच्छा बैंक किसके पास जाएगा? बैंक जाएगा इंश्योरर के पास, AIG। बैंक ने यही किया, लेमन ब्रदर्स गया AIG के पास, AIG इंश्योरर है। लेकिन ये जो जिस इंश्योरर ने जिस तरह से बैंक को इंश्योर करके, क्या उन्होंने क्या बैंक को इंश्योर कर दिया? उन्होंने बैंक को इंश्योर किया, और जितने पैसे से इंश्योर किया वो पैसा क्या AIG ने दिया? ना, वो पैसा AIG ने अलग अलग CDOs, डेरिवेटिव्स बनाए उस इंश्योरेंस अमाउंट के जो दिया था, क्योंकि उसको तो लेना पड़ेगा, प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, और दुनिया भर में बेचा। इंश्योरेंस के डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स बना के दुनिया भर में बेचा। Toxic security, the word was used. सिक्योरिटाइजेशन, द होल प्रोसेस, Toxic security. टॉक्सिक। और जब ये सब प्राइम क्राइसिस हुई, जब बैंक रन हुआ और सारे भाव गिर गए, तो ये सारा का सारा जो बना था एक पूरा पिरामिड, वो सारा का सारा गिर गया। इसलिए लेमन ब्रदर बैंकरप्ट हुआ, और AIG जो है, AIG को इसलिए बेन बेनान और उनका जो टीम था उन्होंने बेल आउट किया, क्योंकि अगर नहीं करते तो सारे बैंक्स और डूब जाते। तो इनका फिर क्या था? कमिंग बैक टू डायमंड डिग्विग मॉडल, बात क्या थी कि ये बैंक रन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे कोई क्राइसिस नहीं है। लेकिन जब बैंक एडिक्वेटली अपने आप को लिक्विड नहीं रखती, एडिक्वेट, अब कितना लिक्विड रखे वो अपने आप को? बैंक को कैसे मालूम कि भाई ये क्राइसिस में जनरली 100 लोग आते हैं, तो आज 500 आएंगे या 1000 आएंगे या 5, कितना रखूं? तो ये बताते हैं, इनको जो नोबेल मिला है इसके कारण मिला है कि ये बहुत बड़ा टेक्निकल पेपर है, मैथ्स वैथ्स ये वो, आप ज़रूर देखना वो पेपर को, सब कैलकुलेट करके बताया कि कितना पैसा बैंक को रखना चाहिए ताकि बैंक रन ना हो। अच्छा, दूसरा कि ये जो बैंक रन से बचने के लिए बैंक को रखना चाहिए लिक्विड, जो रखना चाहिए, जैसे 1000 आए तो दे दिया, अब पहले दिन 1000 आए दे दिया तो अगले दिन 1000 नहीं आएंगे, वो क्राइसिस बनेगा नहीं। तो कितना रखना चाहिए, ये मेन उनका मुद्दा है। और ये कि इसको आप, जैसे बीच में हुआ था जब 2007 के पहले वाले क्राइसिस के समय से एक बात आ गई थी कि डिस्क्लोजर्स किया जाए, जितने बैंक्स हैं ना वो रेगुलर अपना इंफॉर्मेशन दे, डिस्क्लोजर कहते हैं उसको, पब्लिक डिस्क्लोजर, कि भाई हमारे पास इतनी लिक्विडिटी है, हमारे पास इतनी लिक्विडिटी है। जब आप डिस्क्लोजर दोगे, लोगों के पास इंफॉर्मेशन रहेगा तो कॉन्फिडेंस रहेगा, ये एक मैकेनिज़्म था। लेकिन डायमंड डिग्वी इस मैकेनिज़्म को कहते हैं कि ये मैकेनिज़्म कामगार नहीं है, आप डिस्क्लोजर से मत करिए। क्यों? उन्होंने प्रूव किया कि डिस्क्लोजर में
बैंक्स ये कर सकती है, क्या बोलते हैं उसको, विंडो ड्रेसिंग कर सकती है, अपने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट को विंडो ड्रेसिंग कर सकती है। जिस दिन डिस्क्लोजर करना है उस दिन वो बहुत हाई लिक्विडिटी दिखा सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो अपने डेट्स एडजस्ट कर देंगे। वो जो बोरोइंग सबसे ज़्यादा लेंडिंग जो है एक दिन पहले दिखा देंगे, जिस दिन डिस्क्लोजर है उसके एक दिन पहले लेंडिंग दिखा देंगे, है ना, और जिस दिन डिस्क्लोजर है उसके पहले एडिक्वेट लिक्विडिटी रख देंगे ताकि वो रिपोर्ट हो जाए। तो डगलस डिग्बी कहते हैं कि ये डिस्क्लोजर से बैंक को इंसेंटिव नहीं होगा टू कीप योर सेल्फ एडिक्वेटली लिक्विड। तो कैसे होगा, कैसे होगा, अब ये मेन बात है, कैसे होगा, कैसे बैंक को इंसेंटिव रहेगा कि वो अपने आप को लिक्विड रखे। क्यों लिक्विड रखे? क्योंकि बैंक रन ना हो, बैंक रन नहीं होना चाहिए, बिकॉज बैंक रन से क्राइसिस होता है। तो कैसे रखें? तो इन्होंने 2 बातें बताई, बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग बातें, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला। बैंक रन तो चलो इतना तो सबको समझ आता है बैंक रन क्या है, पर जो 2 उनकी बातें थी जिनके कारण उन्हें मिला, वो है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं इसको थोड़ा देख लेती हूँ। कहाँ चला गया? और ये इंडिया के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कहते हैं कि बैंक्स को अपने कॉन्ट्रैक्ट में 2 चीज़ें लिख देनी चाहिए। डिस्क्लोजर से काम नहीं होगा। जब बैंक हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, क्लाइंट बैंक रिलेशनशिप में जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट में 2 चीज़ें आनी चाहिए। पहली चीज़ जो आनी चाहिए वो ये होना चाहिए कि द बैंक शुड हैव द राइट टू पुट इन द क्लॉज, कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज में वो ये राइट है, वो रखें। कौन सा, क्या रखें? सस्पेंशन ऑफ कन्वर्टिबिलिटी टू करेंसी। बैंक के पास ये राइट हो कि जब आप बैंक क्लाइंट रिलेशनशिप में जाएं तो बैंक कॉन्ट्रैक्ट में ही डाल दें कि बैंक हैज़ द राइट टू सस्पेंड कन्वर्टिबिलिटी टू करेंसी, पर आपका डिपॉजिट को करेंसी में कन्वर्ट करके बैंक जब चाहे ना दे। ये एक मुद्दा उन्होंने उठाया। क्यों? क्योंकि डिस्क्लोजर से नहीं होगा, और आप ये अगर रखते हैं तो देखिए बैंक रन कम हो सकता है। आपको मना कर देंगे, आप बैंक रन क्या करेंगे? आप अपना पैसा लेने जाएंगे, आपको मना कर देंगे। सस्पेंशन ऑफ कन्वर्टिबिलिटी टू करेंसी, ये क्लॉज है डायमंड डिग्विक का पेपर का, कि ये कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए बैंकिंग कॉन्ट्रैक्ट के। और दूसरा, हाँ, और दूसरा जो बात बताते हैं वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि बेल आउट के समय, जब बेल आउट हुआ था, बहुत लोग नाराज़ हुए थे, है ना। बेल आउट नहीं, जब भी बेल आउट हुआ है, क्योंकि अभी तक 2008 हुआ नहीं है, इनका पेपर 1983 का है, लेकिन पुराना बेल आउट्स को देख के वो बताते हैं कि नहीं, बेल आउट आप करोगे तो आप इलेक्शन हार जाओगे बेल आउट नहीं करोगे तो आपको फंडिंग बंद हो जाएगी। ये डायलेमा है फेडरल रिजर्व का, हर देश का यही डायलेमा है कि आप इलेक्शन जीतोगे या आपकी फंडिंग चली जाएगी। ये दोनों, तो ये बैलेंस मेंटेन करते हैं। तो दूसरा जो उन्होंने इम्पोर्टेंट क्लॉज डाला वो ये था कि ये कॉन्ट्रैक्ट में, बैंक क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम को शामिल किया जाए। 2 चीज़ें, मतलब एक सस्पेंशन ऑफ कन्वर्टिबिलिटी और दूसरा डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम। ये इन्होंने 1983 में बोला। और अगर हम जानते हैं 2014 में क्या हुआ था, 1983 फिर सब प्राइम क्राइसिस, सब प्राइम क्राइसिस में क्या हुआ, भयंकर बेल आउट, ज़बरदस्त बेल आउट। बेल आउट के बाद वही स्पाइरल प्राइस राइज, बेल आउट के बाद यही होगा, प्राइस राइज। और
और ये जान गए थे कि अब ये जो प्राइस राइज हुआ है अब फिर से फाइनेंशियल क्राइसिस आएगी। सो 2014 में प्रीएम्प्ट करते हुए, अनदर फाइनेंशियल क्राइसिस को प्रीएम्प्ट करते हुए 2014 में G20 कंट्रीज जितने थे वो सारे इकट्ठा हुए और उन्होंने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड का गठन किया। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड का गठन किया और उसका मेन पॉइंट क्या था? उसका मेन पॉइंट था कि बेल आउट कि बेल आउट मुश्किल है, लोग नाराज़ होते हैं, 99 अगेंस्ट 1 वाला बात आता है। तो ये जो डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम है इसको कहते हैं बेल इन, कि फेडरल रिजर्व पैसा नहीं देगी, आपका डिपॉजिट आप बैंक को अपना पैसा देके बेल इन करेंगे, फिर से बैंक रन नहीं होगा। मतलब आपके पास डिपॉजिट है 10 लाख का, ठीक है, ये जो डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम है इसके तहत एक रूल आएगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि आपका 5 लाख हम देंगे, 5 लाख हम अभी नहीं देंगे। 2 ऑप्शन थे ना कि बेल आउट हो, फेडरल रिजर्व पैसा दे। अब वो अगर मुश्किल हालात खड़ा करते हैं फॉर द पॉलिटिकल पार्टी, तो डायमंड डिग्विक का मॉडल ये कहता है कि आप इसको बेल इन करवा दीजिए। बेल इन अगर होगा तो बेल आउट का ज़रूरत नहीं होगा। बेल इन है कि हम सबके डिपॉजिट्स हैं लाखों में करोड़ों में, जो स्मॉल हाउस होल्ड्स हैं, हमारी जो डिपॉजिट होती है पूरी लाइफ की एफडी है, 10 लाख 15 लाख 20 लाख पूरी लाइफ की। तो ये इंश्योरेंस गवर्नमेंट जो इंश्योर करेगी 5 लाख तक की करेगी क्राइसिस के टाइम पे, बाकी 15 लाख बैंक अपने आप को संभालने में यूज़ करेगी। और ये है यूएस में। और मैं अगर आपको याद दिलाऊं तो एक FRDI बिल करके पार्लियामेंट में रखा गया था, बहुत इसके ऊपर प्रोटेस्ट हुआ और ये प्रोटेस्ट होने के बाद, और वो इलेक्शन का टाइम था तो उसको स्थगित रखा गया, FRDI को स्थगित रखा गया। लेकिन FRDI बिल, ये इंडिया की बात हो रही है, जो वहाँ पे होता है 2 साल के बाद हम यहाँ कर देते हैं। तो जो FRDI बिल था उसको FSDR के नाम से फिर रखा गया है। अभी इलेक्शन के टाइम तक तो नहीं होगा, पर इलेक्शन के बाद ही हो जाएगा। हम सब ये चीज़ को ध्यान रखें कि FSDR आने वाला है। FSDR 2014 में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के तहत हुआ और इसको आप जोड़ दीजिए 1983 के डायमंड डिग्विक के पेपर के साथ, जहाँ पे ये क्लियरली लिखा गया है कि बैंक रन को रोकने के लिए ये 2 सबसे अच्छी चीज़ें हैं, एक सस्पेंशन ऑफ कन्वर्टिबिलिटी और दूसरा बेल इन क्लॉज। ये इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़बरदस्त उनका कंट्रीब्यूशन है बैंकिंग सिस्टम को रोकने का, और ये बात इसमें आई है। कितना टाइम है? बस ऑफलाइन चालू रखो। हाँ, ऑफलाइन चालू रखो, ऑनलाइन मीटिंग ऑफलाइन। और तो ये इनका मेन है, बैंक रन को कैसे रोका जाए, अद्भुत इनकी कंट्रीब्यूशन है। 2018 का जो पेपर है रघुराम राजन साहब के साथ, डॉक्टर रघुराम राजन के साथ, वो पेपर में उन्होंने आगे किया काम को, बैंक रन के काम को आगे लिया और काफ़ी अच्छी स्टडीज़ की। ये बताया कि सब प्राइम क्राइसिस के बाद का जो दौर आया, भयंकर रेगुलेशन आया 2007-8 के बाद, इसको कहते हैं डॉड फ्रैंक एक्ट। 2010 में डॉड फ्रैंक एक्ट आया। देखिए डॉड फ्रैंक आया
2010 में, है ना। थोड़ा सा ये जानना भी ज़रूरी है कि जब 1929 का ग्रेट डिप्रेशन हुआ, उसके बाद एक ग्लास स्टीगल एक्ट आया था, 1933 में आया ग्लास स्टीगल एक्ट। उसने क्या बोला कि ये क्राइसिस का जो मुद्दा था, मेन मुद्दा वो ये है कि जो डिपॉजिट लेते हैं बैंक्स, उनका बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू द पीपल, है ना। इसीलिए डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट के काम दोनों अलग होने चाहिए। ये कब आया? 1933 में। क्यों आया? 1929 हो चुका था, उससे बचने के लिए। लेकिन 1999 के आते आते, 1999 तो हम जानते हैं बहुत ज़्यादा ही डीरेगुलेशन का पीरियड था, तो 1999 तक एक ग्राम लीच ब्लाइली एक्ट आता है जो डीरेगुलेशन को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता है ना। ग्राम लीच ब्लाइली एक्ट 1999 और सब प्राइम क्राइसिस 2008, मतलब इतना ज़्यादा डीरेगुलेशन हो गया कि 2008 में सब प्राइम क्राइसिस आ गई। मैं बता रही थी कि 2008 के बाद डॉट फ्रैंक एक्ट आता है, 2010 में डॉट फ्रैंक एक्ट आता है। डॉट फ्रैंक क्या करता है? वापस जो ग्लास-स्टीगल एक्ट था 1933 वाला, उसको उसी की बातें रखता है कि आप ये टॉक्सिक डेरिवेटिव्स और आप ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं कर सकते। पूरा बैंक को वापस पकड़ लिया, रोक दिया। 2014 के आते आते जो प्रोविजंस थे डॉट फ्रैंक के, उसको डाइल्यूट करना, बिकॉज ये वही है ना। आप डॉट फ्रैंक लाते हो तो दुखी कौन होता है? बैंकर्स। तो एक वो शुरू हो जाता है, जो अडानी अंबानी शुरू हो जाता है। 20th सेंचुरी से हम देख रहे हैं वही बात, तो वो शुरू हो जाता है। तो उसको 2014 से डाइल्यूट करना शुरू हो गया। 2018 तक आते आते प्रेसिडेंट ट्रंप का जो काल है, प्रेसिडेंट ट्रंप तो पूरी तरह से डेडिकेटेड थे किसके लिए? इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के लिए। तो उन्होंने ऑलमोस्ट रिपील तो नहीं किया, लेकिन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया डॉट फ्रैंक एक्ट को 2010। कैसे? एक ही बताऊंगी क्योंकि बहुत लंबा है डॉट फ्रैंक एक्ट। एक ही बात बताऊंगी कि उसमें डॉट फ्रैंक ने बोला था कि अगर आपका 250 बिलियन अगर आपका टर्नओवर है बैंक का, तो जितनी रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स है सब आप पे लागू होगी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2018 में क्या किया? आपको एक्ट रिपील करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े नियम बदल दीजिए कि अगर आपका टर्नओवर 250 बिलियन डॉलर्स हैं, तभी रेगुलेटरी मैकेनिज़्म आपके ऊपर लागू होगी, नहीं तो नहीं होगी। और इसके बाद नए नए बैंक्स, छोटे छोटे नए नए बैंक्स 249 बिलियन तक के भर गए, 99 रुपीज़। वही 99 भर गए। और उन्होंने ये सारा वापस टॉक्सिक डेरिवेटिव्स का काम शुरू कर दिया, क्योंकि डॉट फ्रैंक तो हैं, पूरी तरह से गए नहीं हैं, तो कहने के लिए हैं, रिपील नहीं हुआ है, लेकिन करने के लिए डॉट फ्रैंक रिपील हो गए। तो 2018 के जो रघुराम राजन सर, डॉक्टर रघुराम राजन सर के साथ इनका पेपर है, उन्होंने अच्छी स्टडीज़ करके ये बताया कि ये डाइल्यूटेड रेगुलेशंस का स्टडी वो बताते हैं कि 2008 में ये जो डाइल्यूटेड रेगुलेशंस थे एकदम कम, पूरे एकदम, क्योंकि 2008 हो चुका था, एकदम कम। उसके पहले कुछ 50 बिलियन के वर्थ ऑफ जब आप देते हैं, लेंडिंग देते हैं, तो उसका कितना वर्थ डाइल्यूटेड रेगुलेशंस के तहत आता है। तो 50 बिलियन उसके पहले, 2007 के पहले। और 2010 के बाद जो मैं बता रही थी, 2017 को अगर आप देखें तो वो 250 बिलियन, कहाँ से? 50 बिलियन से 250 बिलियन
तक का हो गया है जहाँ पे आपको रेगुलेशन अट्रैक्ट नहीं करेगा। 250 बिलियन के बाद ही आपको रेगुलेशन अट्रैक्ट करेगा। इंटरनल कंट्रोल्स, बैंक के इंटरनल कंट्रोल्स की स्टडी है वो भी चढ़ती ही जा रही है। द ग्राफ इज़ राइजिंग। 2010 में आप देखो एकदम गिर गया, क्यों? अगेन डॉट फ्रैंक एक्ट जो आते हैं पूरा कंट्रोल कर देते हैं, गिर जाता है। वो स्टडी करते हैं इसको फिनेंशियल कंडीशन को, वल्नरेबिलिटी ऑफ फिनेंशियल कंडीशन सारे कंट्रीज़ में, सारे देश की कंट्रीज़ में, और वो यही बताते हैं कि ये बढ़ता जा रहा है, फिनेंशियल वीकनेस बढ़। ये 2018 का पेपर है, मतलब हाल फिलहाल की वो बात बता रहे हैं। तो ले दे के उनका बात ये आता है कि देखिए बैंक रन को रोकने के लिए आपको सफिशिएंटली लिक्विड रहना पड़ेगा, और सफिशिएंटली लिक्विड हर बार फेडरल रिज़र्व नहीं करके देगी। आप ये दो चीज़ें करिए, क्योंकि इनका एक और पॉइंट ये है कि जब फेडरल रिज़र्व बेल आउट करती है, क्योंकि अब तो 2018 हो गया, वो अपनी बात बता रहे हैं। बेनानके ने तो 2008 में किया, 83 में लिखा, लेकिन तब तक जो डेवलपमेंट्स है उसको देखते हुए ये रघुराम राजन, डॉक्टर रघुराम राजन के साथ जो ये अपना बात बताते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा बेल आउट हो तो भी वो परवर्स इंसेंटिव है, क्योंकि जो बैंक्स हैं वो समझ जाएंगे कि बेल आउट होगा, इसलिए वो और भी ज़्यादा टॉक्सिक और भी ज़्यादा स्पेकुलेटिव रिस्क लेंगे। इसलिए वो कहते हैं कि और इसमें एक अच्छा ये बोला है वॉरेन बफेट का, वो एक बात बताते हैं। वॉरेन बफेट बोलते हैं कि जब चलिए वो रहने दीजिए। हाँ, तो एक उसमें वो अच्छा बात ये बताते हैं कि ये एक पैसा, एक अमाउंट बैंक रन को रोकने के लिए जो एक अमाउंट है, ये दो कॉन्ट्रैक्ट्स करने के बाद भी एक अमुक अमाउंट बैंक्स रखेगी। तो वो अमाउंट बैंकर्स ने विरोध किया कि भाई ये दो क्लॉज हम डाल देंगे, उसके बाद भी हमें एडिशनल अमाउंट एक रखना है, क्योंकि जितना अमाउंट हम रखें उतना हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जितना हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे उतना हम प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। तो जब ये यूज़ ही नहीं हम करेंगे, उनका दलील ये था, जब हम यूज़ ही नहीं करेंगे, और ये बहुत बड़े अमाउंट्स होते हैं, मतलब अरबों में इसका प्रॉफिट का बात होता है। एक रेपो रेट 0.25% का डिफरेंस बहुत बड़ा रकम होता है। तो इसका एक एनोलॉजी वो देते हैं कि कोई देश का ऐसा कोई रूल है कि आप अगर रेलवे स्टेशन में जाएं और एक टैक्सी वहाँ पे खड़ी हो खाली, और आप वो टैक्सी वाले को बोलो आप हमें अमुक ले जाइए, तो वो आपको मना कर देगा। वो कहेगा कि यहाँ का लॉ है कि रेलवे स्टेशन में हमेशा एक टैक्सी होनी चाहिए। अब इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ये लॉ है, वो नहीं जा सकता। तो इस बात को लेके बोला कि ये जो एक्सेस लिक्विडिटी आप रखना चाहते हैं, ये इस तरह का है ना कि है भी, हम यूज़ भी नहीं कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि रेगुलेटर्स क्या बिना बुद्धि के हैं, क्या वो समझ नहीं रहे हैं? तो इसके जवाब में वो कहते हैं कि नहीं, ये रेगुलेटर्स मतलब कम समझदार हैं, ऐसा नहीं है। वो ये है कि ये एक सिग्नल करता है, इसका एक सिग्नलिंग का काम। वो सिग्नलिंग का काम ये है कि जब हम जाने, पब्लिक जाने, डिपॉजिटर्स जाने कि ये एडिशनल लिक्विडिटी बैंक के पास है, तो बैंक रन नहीं होगा। तो इसलिए वो लास्ट टैक्सी को वहाँ पे खड़ा रखना बहुत ज़रूरी है, इसके तहत बैंक रन नहीं होगा। तो ये मोटी मोटी चीज़ें डायमंड डिग्विग के मॉडल में हैं, और आप अपना एनालिसिस खुद करें कि ये द कॉज ऑफ फिनेंशियल क्राइसिस को ठीक से अंडरस्टैंड कर पाए हैं, और क्या उसकी सल्यूशन में जो बताए हैं वो किस हद तक कामगर रहेगा। और जैसे द्वारिकानाथ जी ने बताया कि नेक्स्ट क्राइसिस की तैयारी और उससे रोकने की तैयारी, नोबेल प्राइज़ उसका एक सिग्नल होता है। तो ये जो जब बेन बेनानके ने बेल आउट किया था, उस वक्त बहुत विरोध हुआ था, पर अब शायद हमने माइंड कंडीशन कर लिया है कि नेक्स्ट बेल आउट में इतना विरोध नहीं होगा, क्योंकि हम कंडीशन हो गए हैं कि बेल आउट तो ज़रूरी है।
और अब वहाँ पे नोबल भी है, तो बेल आउट तो बहुत ही ज़रूरी है। प्लस सिर्फ बेल आउट नहीं, अब देखिए कैसे लिटरेचर एडवांस होता है, इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग एडवांस होती है कि बेल आउट भी रहेगा क्योंकि वो ज़रूरी है, नहीं तो रियल इकोनॉमी ख़त्म हो, स्मॉल हाउस होल्ड पे बुरा असर पड़ता है। तो एक तरफ वो रहेगा, वो ऑप्शन भी रहेगा, और दूसरी तरफ बेल इन भी रहेगा और सस्पेंशन ऑफ कन्वर्टेबिलिटी भी रहेगी, और हम सब इसमें सुरक्षित हो जाएंगे, फाइनेंशियल सिस्टम बहुत समृद्ध हो जाएगा। तो ये बात, ये दोनों तीनों नोबेल लॉरिएट्स के पेपर्स से मैंने ये बात ली है। खूब साરું नॉलेज आपकी बताएं जे इंदिरा गांधी कोई के फायदो करे છે, કોઈ કહે કે નુકસાન કર્યું છે, પણ જે ત્રીજો વર્ગ ને બીજો વર્ગ એમ કહે છે કે ફાયદો કર્યો છે, કેમ કે ઉદ્યોગપતિઓને પૈસા મળતા હતા ને લેબરવાળાને પૈસા નહોતા મળતા। આ વાત સાચી છે? बैंक बैंक नेशनलाइजेशन नेशनलाइज કર્યું એ ઇન્દિરાની ભૂલ છે કે સારું છે? વીસ મુદ્દાનો કાર્યક્રમ પૂરા ટીવીએ ના પાડી છે કે આવી ભૂલ પણ છતાં એને કર્યું છે। चॉइस है नेशनलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन। अभी दौर है प्राइवेटाइजेशन। અત્યારે તો બેંકોના મેનેજરોને તો મજા આવી ગઈ ને ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં। इंडिया नहीं, वर्ल्ड। ના ના આપણે ઇન્ડિયા જ ગણો ને, બેંકના મેનેજરોને એ 5 પેઢી ખાય ત્યાં સુધી ભેગા કરી નાખવાના। सो नेशनलाइजेशन इज़ वे बेटर देन प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि देखिए नेशनलाइजेशन में अगर आप देखें तो उनके समय का जो प्रायोरिटी लेंडिंग वाला वर्ग था, दैट वाज मोस्टली फॉर फार्म एंड स्मॉल इंडस्ट्री। लेकिन प्राइवेटाइजेशन का जो दौर है उसका प्रायोरिटी लर्निंग 80% है कॉर्पोरेट्स को, और वही 80% एनपीए जो है वही रिस्पॉन्सिबल है। तो पूरा एक शिफ्ट है, पूरी एक अप्रोच में शिफ्ट है। પણ જ્યારે બેંકો પ્રાઇવેટ હતી ને ત્યારે પબ્લિકને એટલી બધી રાહત હતી ને, રાહતમાં શું છે કે જલ્દી અને પેમેન્ટ મળતા હતા। આજની તારીખમાં દાખલા તરીકે મારે 25 લાખ રૂપિયા મકાન માટે લેવાના હતા, એ તો 25 લાખ રૂપિયા એ તો બહુ ઇકોનોમિક્સ તો બહુ વિસ્તારિત પર ચર્ચા કરવું પડે, એમાં સાથે ઘણું બધું સંકળાયેલા હોય છે। બેંક જ્યારે નેશનલ પોલિસી इंटरनेशनल पॉलिसी डिक्लेयर था, हाँ, और जब नेशनल मार्केट इंटरनेशनल मार्केट के साथ बैंक का संबंध है, और मतलब बाज़ार का भी संबंध है, बाज़ार के साथ वार का भी संबंध है, ये सारे चीज़ है। वार कब होगा, कब पीस होगा, पीस मैन्यूवर, वार मैन्यूवर, अभी घर बनेगा, घर टूटेगा, रास्ता बनाना, रास्ता तोड़ना, अभी कहाँ लोन देंगे, कहाँ लोन नहीं देंगे, कितना इंटरेस्ट रेट करेंगे, ये बड़ा विशेष सर्कल है एग्जैक्टली, बहुत विशेष सर्कल है। और एक्चुअली कैपिटलिज्म इज इन क्राइसिस है ये। इसीलिए एक ज़माने में जब केन्स ने लिया था डिग द होल फिल द होल, बहुत बड़ा बात माना जाता था, लेकिन इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी क्रिएट होता था। अभी इम्प्रूवमेंट क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है, अभी रास्ता तोड़ दो, जो रास्ता बना हुआ रास्ता तोड़ दो, नया रास्ता बनाओ, बिल्डिंग बनाए। एक अभी यहाँ हमारा जो टाइल्स बनता है ना, ये मोरबी में 7 माला का बिल्डिंग बना हुआ है, कोई ऑक्यूपेंट अभी आए नहीं है, इसको तोड़ देने का है, फिर नया बिल्डिंग बनेगा, 7 की जगह 70 बनेगा, 730 बनेगा। तो अभी घर बनाते जाओ, ये बबल गम वाली जो बात है जो अमेरिका में आया था घर बनाने का, जो बोले इतना कम पैसा में बिक्री हुआ, ये बड़ा विशेष सर्कल है। किसके पास बहुत पैसा पड़ा हुआ है, किसके पास बिल्कुल पैसा ही नहीं है, किसी घर में पूरा ताला लगा हुआ है, किसी घर पूरा एकदम खुलने के बाद ही चोरी करने वाला भी लोग भी नहीं है। तो ये अनस्पेंड कैपिटल, अनस्पेंड मनी भी बहुत है, और पैसा क्राइसिस है तो आप नोट छाप दो, इन्फ्लेशन कुछ भी हो, तो ये बड़ा क्राइसिस है। आप नोबेल प्राइज हम देते रहते हैं और बहुत सारे फॉर्मूला भी लेते रहते हैं। डिमोनेटाइजेशन की बात भी अभी सुप्रीम कोर्ट चर्चा करने वाला है, लेकिन क्या चर्चा करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेजिटिमेटाइज करेंगे या इसको जो नुकसान हुआ है नुकसान को भरपाई करेंगे,
तो ये बात भी एक सवाल आता है कि डिमोनेटाइजेशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट चर्चा करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट बहुत सारी चर्चा करता है, तो ये चर्चा में क्या फायदा होगा कुछ मालूम नहीं है। तो इकोनॉमिक का नोबेल प्राइज बड़ा ये आशा निराशा की बात होती है। एक बात है कि एक्चुअली एक मुझे अगर बोला जाएगा भाई आप इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिए हुए हो, लेकिन जो नोबेल प्राइज वालों ने कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात किया है, इंक्लूडिंग अमेरिका, डेवलप कैपिटलिस्ट कंट्रीज, अंडर डेवलप कैपिटलिस्ट कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन कंट्री, इंडिया में भी इतना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इतना सुइसाइड बढ़ रहा है, तो इसके बारे में कोई चेक एंड कंट्रोल, इवन वेलफेयर स्टेट की बात जो केन्स के टाइम में भी था, आप तो उसको गुड बाय कर दिया है और स्टेट हैज बिकम कॉर्पोरेट का पूरा एक प्यारा बन गया, क्या बोले उसको, पॉपेट बन गया है। ऐसी स्थिति है, हमको बार बार सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा कि वेज एंड मीन्स निकाल रहे हैं अपने क्राइसिस को निकलने के लिए, वेज एंड मीन्स निकाल रहे हैं जिसमें अदानी अंबानी को बचाने के लिए, और वेज एंड मीन्स निकाल रहे हैं अदानी अंबानी और पावर जो है, जो जैसा मान लीजिए वो हमारे अभी बीजेपी पावर में इसको रेस्क्यू करना, पहले इंदिरा गांधी को रेस्क्यू करना, ये सारे बात जो थी, तो एक नेक्सस चल रहा है पॉलिटिकल इकोनॉमिक, ये एक नेक्सस चल रहा है, ये सारी बात है। तो ये कॉमन मैन के अंदर में कॉमन मैन जो है, ये इसका भी मुझे लगता है कि थोड़ा डिस्कशन शायद कुछ चाहते हैं ओपन करने के लिए। मैं डिस्कशन को क्या बोलते हैं, मैं कंक्लूड करता हूँ, लेकिन हम डिस्कशन कर ही सकते हैं, ऑफलाइन डिस्कशन करेंगे। तो एक बात है कि हमारा अभी जो ये आज का डिस्कशन जो था, ये दिवाली का पहले लास्ट डिस्कशन है, क्योंकि हम भी थोड़ा दिवाली की तैयारी करेंगे, इकोनॉमी का डिस्कशन हुआ है ना, तो और 29 अक्टूबर को हम मिठाकली गार्डन में हम लोग 4 बजे ना 4 बजे हम लोग का अपना न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हमारी होगी, स्नेह मिलन हमारा होगा। हम जैसे इतने साल से मिल रहे हैं, हम 29 तारीख 29 शनिवार को 29 शनिवार को सैटरडे एट 4 PM हम मिलेंगे। और आने वाले 2 गुरुवार जो हैं ये अभी बंद रहेंगे, थोड़ा ज़्यादा भी कुछ विचार का मसाला इकट्ठा करेंगे। हाँ, ये अभी एक गुरुवार गया, लास्ट गुरुवार का तो हो जाएगा 20 तारीख हो जाएगा, और दिवाली का शुरू हो जाएगी। उसके बाद 27, 29 के बाद जो गुरुवार आएगा 3 नवंबर 29 के बाद, इसके बाद में शायद बहुत सारे बात रह जाएंगे बात करने के लिए, बहुत सारे बात हो। उस टाइम पे हम लोग एवरीबॉडी विल स्पीक व्हाट दे विल, जो भी होगा एवरीबॉडी विल स्पीक। और इलेक्शन का मुद्दा भी आ गया होगा, इलेक्शन का मुद्दा आ ही रहा है, इतना डिक्लेरेशन हो रहा है कि लगता है कि सारा दुनिया का बजट इधर ही डालने वाले हैं। भारत का बजट जहाँ जाते हैं, एक गांव के नाला गांव का भी एक बजट अलॉटमेंट हो रहा है, सर पेपर में लिखा जाता है, कब होगा क्या होगा कोई मालूम नहीं, कोई पूछने वाला लोग भी नहीं, वो मालूम है कोई पूछने वाला भी नहीं है, अनाउंस करने वाला भी वही है, अब पूछने वाला भी जो है उनके कंट्रोल में है। तो ये सोच के सब चलता है, एक प्रकार का इकोनॉमी में सब चलता है, इकोनॉमी फाउंडेशन है, उसके आधार पर पॉलिटिक्स चलता है, उसके आधार पर सारे रेजिमेंटेशन भी चलता है। तो ये है दिवाली भी, हम जो पहले तो मिलेंगे 29 को, दिवाली के समय में हमको एक अपना नया जोश के साथ ये इकोनॉमी का जो क्राइसिस आ रहा है, जीवन का जो क्राइसिस आ रहा है, इसको खड़े रहने के लिए, डट के खड़े रहने के लिए हमको हिम्मत मिले, इतनी बात के साथ मैं अपनी बात पूरा करता हूँ।